किसी एक व्यक्ति के घर में सबसे पहले तो एक नवजात शिशु की मृत्यु हो जाना सोच कर देखिए कैसा लगेगा। बट उसके साथ ही अगर उसको ये पता चले कि नवजात शिशु जिसकी मृत्यु घोषित की गई है आखिर में वो मृत था ही नहीं, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड आज जो हमारी आंखों के सामने केस है वो कुछ ऐसा ही केस है जहाँ पे एक नवजात शिशु को पूरी तरीके से डेड डिक्लेयर कर दिया गया एक हॉस्पिटल के बाद। बट जैसे ही उस बच्चे को घर ले जाया जाता है तब पाया जाता है कि वो बच्चा जो है वो तो जीवित था। ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और निकल कर आती है वो ये है कि आज भी इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस है जिसको कर्ब करने की आवश्यकता ज़रूर है। यहाँ पर माय नेम इज़ आदित्य राय और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या वो प्रावधान है जिसका उपयोग करके आप इन पर्टिकुलर लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ जो है सवाल उठा सकते हैं। तो जैसा कि आपको सिनेरियो के बारे में बताते हैं जल्दी से, हुआ क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर बेसिकली एक बच्चा जो है वो 2.5 आवर्स पैदा होने के 2 ढाई घंटे बाद ही उसको जो है बोल दिया गया कि वो बच्चा जो है वो जीवित नहीं है। फैमिली मेम्बर जो है उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे को डेड डिक्लेयर किया गया और उसके बाद वो डॉक्टर्स ने बच्चे को एक डिब्बे में पैक करके दिया। तो रिलेटिव्स जो हैं वो एक बॉक्स में इस नवजात बच्चे को लेकर गए। जैसे ही फैमिली मेंबर्स घर पहुंचते हैं उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो वो जो नवजात बच्चा था वो जिंदा पाया गया। उसके बाद ये फैमिली मेंबर्स वापस जाते हैं हॉस्पिटल के पास कि इस बच्चे को एडमिट करिए, जहां पर डॉक्टर्स ने साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस बच्चे को एडमिट नहीं करेंगे। फिर तब जाके दिल्ली पुलिस में कंप्लेन करी गई और दिल्ली पुलिस की इंटरवेंशन के साथ उस पर्टिकुलर बच्चे का अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। हाउएवर ये जो हॉस्पिटल है इसने अभी तक अपना कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर नहीं दिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर जो केस हमारी आंखों के सामने आ रहा है ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। तो सवाल ये उठता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस आखिर होता क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस ये बेसिकली बात करता है इनकरेक्ट, केयरलेस और नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट की। यानी अगर आपका ट्रीटमेंट इनकरेक्ट किया जा रहा है, केयरलेस तरीके से किया जा रहा है, नेग्लिजेंट तरीके से किया जा रहा है एक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा तो उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस के नाम से जानेंगे। बट सवाल ये उठता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ये किसके द्वारा किया जाए तो ही इसको मेडिकल नेग्लिजेंस कंसिडर किया जाएगा। क्या ये एक डॉक्टर के द्वारा किया जाए या एक सर्जन के द्वारा किया जाए या नर्स के द्वारा या फार्मासिस्ट के द्वारा? तो आंसर इज एवरीबडी। यानी एक नर्स, एक डॉक्टर, एक सर्जन, एक फार्मासिस्ट जो दवाई देते हैं, एक डेंटिस्ट या कोई और मेडिकल पर्सनल, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस मैल प्रैक्टिसेस क्लेम की जाती है वो सारी की सारी बेस्ड होती हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर ही। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मैल प्रैक्टिसेस हैं दे आर ऑल कवर्ड अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हम बात करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस की तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप? जी हाँ, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है इनकरेक्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा एट टाइम्स की जो दवाइयाँ आपको नहीं दी जानी चाहिए वो दवाइयाँ भी यहाँ पर अगर दे दी जाती हैं तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस जो है वो हुआ है। उसके अलावा अगर आपकी सर्जरी जो है वो की जा रही थी बट सर्जरी ऐसे की गई है जो कि सही तरीके से नहीं है या आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं थी तो वो भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। या अगर बैड मेडिकल एडवाइस जो कि इनअप्रोप्रिएट है वो दी जा रही है, अगेन दैट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ मेडिकल नेग्लिजेंस। या फिर आपने सुना होगा कुछ समय पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती थी कि जब ऑपरेशन किया जाता था तो ऑपरेशन के बाद शरीर के अंदर या तो सिजर छोड़ दी जाती थी या स्पंज छोड़ दिया जाता था, बैंडेज जो है वो छोड़ दी जाती थी। तो अगर ऐसे सर्जरी के इक्विपमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं यानी फॉरेन आइटम्स आपकी बॉडी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, सो दैट इज समथिंग विच अगेन वुड अमाउंट टू मेडिकल नेग्लिजेंस। ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सवाल उठता है कि सर ये मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ये किस पे अप्लाई होता है?
तो अगर बात की जाए किस पे अप्लाई होता है, तो जितने भी प्रोफेशनल्स जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, या फिर जितने भी प्राइवेट या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सभी पे तो ये लगेगा ही। बट इसके अलावा एट टाइम्स आपने देखा होगा कि आप ब्लड अपना निकलवाने जाते हैं एंड टेस्ट कराने जाते हैं, यानी लेबोरेटरीज जा रहे होते हैं, ब्लड बैंक जा रहे होते हैं, एक्सरे क्लिनिक जा रहे होते हैं। इवन दीज आर दी इंस्टीट्यूशंस जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कवर्ड हैं। यानी अगर इनके द्वारा भी ऐसा कोई एक्ट किया जाता है, गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है, गलत एडवाइस दी जाती है, सो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू मेडिकल नेग्लिजेंस। इसके अलावा नर्सेज तो है ही हैं, बट पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, जो कि मदद में लगा हुआ होता है पूरे समय, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। मेडिकल स्टोर्स, क्योंकि आप ऐसी दवाई नहीं दे सकते जो जिस दवाई से जो पेशेंट है उसके खिलाफ किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को मिले। एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज वेल, बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनीज अल्टीमेटली वो ड्रग प्रोडक्शन करेंगी एंड यही वो ड्रग है जो कि इंजेक्ट किया जाएगा या फिर इंजेस्ट किया जाएगा एक पेशेंट के द्वारा। एंड दैट इज़ वाई उनकी भी जवाबदारी बनती है कि किसी प्रकार का मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर लेट सपोज मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया बाय अ डॉक्टर या बाय द हॉस्पिटल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? सर जैसे ही मेडिकल आपका नेग्लिजेंस होता है, आपके पास दो लीगल रेमेडी है। दो, पहला तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। किसके खिलाफ? सर उस पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के खिलाफ आप करिए जहां पर क्राइम जो है वो आपके सेक्शन 52, 80, 81, 88, 91, 92, 304A, 337 एंड 338, इन सभी पर्टिकुलर धाराओं का उपयोग करके उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के व्यक्तियों को या डॉक्टर को जो है वो आप क्रिमिनल लाइबिलिटी उनके ऊपर अराइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लेट सपोज आपने देखा होगा एट टाइम्स आज के समय में क्या होता है कि लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं या परमानेंट हेयर रिमूवल कराने जाते हैं या फिर इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग आपको कॉस्मेटिक सर्जरीज देखने को मिलती हैं। तो ये सारी सर्जरीज जब आप करा रहे होते हो तो उस समय आप क्या करा रहे हो? बेसिकली आप एक सर्विस ले रहे हो। तो जब भी कभी एक कंज्यूमर एक सर्विस को अवेल करता है तो वहाँ पे अराइज होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाउएवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो अब हट चुका है। अब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो आ चुका है। इसके तहत सारे के सारे डॉक्टर्स और सारे के सारे हमारे हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं। एंड मेडिकल नेग्लिजेंस अगर होता है आपके साथ तो उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में जाकर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब आप आगे आओगे तो आपको पता होना चाहिए सर एंड मैम कि इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एलिट एग्जामिनेशंस देन अड्डा 24/7 हैज कम अप विद अ डेडिकेटेड बैच जहां पर आपको सारी वो चीज़ें जो आपके क्लैट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दे विल बी टोल्ड टू यू, दे विल बी टॉट टू यू। लाइक आपको इंग्लिश, आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, या फिर आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लीगल नॉलेज, या फिर आपका रीजनिंग जो है, सारी चीज़ें अंडर वन रूफ आपको कराई जाएंगी। जिसका कॉस्ट आप देख सकते हैं इट इज़ नियर अबाउट 48,000 रुपीज़। बट वॉट नीड्स टू बी डन इज यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड Y692। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कूपन कोड को अप्लाई करोगे द कॉस्ट विल कम डाउन ड्रास्टिकली एंड सब्सटैंशियली एंड अल्टीमेटली इट विल मेक दिस पर्टिकुलर कोर्स अफोर्डेबल फॉर यू। तो अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी है अपने करियर की, I believe this is the right time and you should definitely go for it. Similarly, if in case you are preparing for any other examination of law such as SLAT, JMI, NLAT, MHCET, AMU, then this is the batch for you. ये भी प्राइस जैसे ही आप कोड का उपयोग करेंगे Y692 तो सर दिस विल कम डाउन टू 8,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड इफ इन केस आपको चाहिए कि आपको लीगल करंट अफेयर्स और लीगल नॉलेज मिलता रहे देन दिस इज द बैच फॉर यू। जैसे ही यू विल अप्लाई Y692 दिस विल कम डाउन to approximately 4,000 rupees. Thus, I would say, if in case अभी तक आपने अपने करियर के लिए डिसीजन नहीं लिया है आफ्टर 12th, then this is the right option for you. Please go for it. Y692 अप्लाई करें, avail the best of the best course at the most affordable price. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep drilling.